हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। जैसा कि आपको लोग को मैंने प्रॉमिस किया था कि ये अगला वीडियो जो होगा वो हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन का होगा। तो अपन बढ़ते हैं, अपन कुछ चीजें आप लोग को बेसिकली हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, बस ध्यान देना बेटा। बहुत बहुत आसान सा टॉपिक है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अभी भी आपने बैलेंस शीट का टॉपिक पढ़ा था बेटा, और अब आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे देख लेना। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जब बैलेंस शीट आपने पढ़ा था, बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर जो आया था वो क्या लिखा था मैंने बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी बेटा, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन मेन हेडिंग आए थे बेटा, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। तीन मेन हेडिंग बताया था, हाँ दो एक और आए थे बेटा, लेकिन उसको इग्नोर कर देना। तीन मेन हेडिंग होता है, एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा क्या होता है बेटा? करंट लायबिलिटी। ये तो लायबिलिटी का है बेटा, ठीक है। किसका है बेटा? लायबिलिटी का। अगर असेट की बात करें बेटा, किसकी बात करें हम? असेट की बात करें, असेट की बात करें तो असेट्स में कितने होते हैं? असेट्स में दो ही हेडिंग होते हैं बेटा, एक तो होता है नॉन करंट असेट्स और दूसरा क्या होता है बेटा? करंट असेट्स, ठीक है बेटा। इन्हीं के अंदर अंदर कुछ कुछ चीजें होती है जिसको हम सब हेडिंग के नाम से जानते हैं, और वो सारी चीजें हम समझेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको लगे कि कोई चीज असेट नहीं है तो इसका मतलब लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी होगा तो उसका हेडिंग क्या होगा? तो सिर्फ ये तीन बेटा, या तो वो शेयर होल्डर फंड होगा, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी होगा, या फिर करंट लायबिलिटी होगा। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब बेटा जिसका टर्म जो है एक साल से अधिक का हो, एक साल या समझ लो बेटा, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल है, वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो वहां पे छोड़ो, भी वर्क ऑपरेटिंग साइकिल का भी एक टॉपिक अगला वीडियो होगा बेटा, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लो, आपने पढ़ा है बचपन से बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक साल, एक साल से अगर ज्यादा के लिए लायबिलिटी है तो बेटा क्या इसको क्या मानेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। एक साल से कम के लिए है तो करंट लायबिलिटी। अगर वो लायबिलिटी नहीं है तो असेट होगा, तो असेट में या तो वो नॉन करंट असेट्स होगा या फिर करंट असेट्स होगा। हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। यही थी बेटा, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि लायबिलिटी है या असेट्स है। लायबिलिटी है तो सिर्फ तीन हेडिंग होंगे, और मान के चलो असेट है तो ये दो हेडिंग होंगे, यानी कि आपका हेडिंग का तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते सब हेडिंग की तरफ। बस आप ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैंने कुछ बना रखे हैं, वो ध्यान से आप देखोगे, बस आपको समझते रहना बस। और लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके आप अपना क्या कर सकते हो? कॉपी में नोट कर सकते हो। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में बस बता सकते हो। अगर आप चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। अब ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहला आता है शेयर इशू एक्सपेंस। क्या है बेटा? शेयर। क्या लिखा है? शेयर। शेयर लिखा हुआ है, शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर से कई बच्चे सोचते हैं क्या कि सर शेयर होल्डर फंड में लिख दे क्या? नहीं बेटा, आगे सुनो। शेयर इशू एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है बेटा? एक टाइप से एक्सपेंस खर्चा होता है, और एक्सपेंस अगर शॉर्ट टर्म होता है तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं तो उसे क्या करते हैं बेटा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। और कैसे क्या लिखते देखो, अगर क्वेश्चन कह रखा है शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि इस 12 महीने के अंदर अंदर ही क्या करना है बेटा? आपने को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है। तो देखो बेटा, एक्सपेंसेस, पहली बात तो ये समझो कि आप क्रेडिट किस किस को करते हो? क्रेडिट हम करते हैं बेटा लायबिलिटी को, और किसको बेटा? इनकम को और प्रॉफिट को। बात देखिए। और डेबिट किसको करते हैं? तो डेबिट सर एक्सपेंसेस को करते हैं, और किसको करते हैं? लॉसेस को करते हैं, और साथ ही साथ असेट्स को करते हैं, ठीक है बेटा। तो डेबिट वाले फंडा एक साथ एक ग्रुप में आता है। किस में आता है बेटा? एक ग्रुप में आता है, क्योंकि एक्सपेंस है और हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो बेटा हम यहां पे पीएनएल अकाउंट तो हम क्या कहते हैं, हम वहां पर डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर सकते। हम यहां पर किस में डालेंगे बेटा? हम असेट एज्यूम करेंगे। क्या है बेटा? एक्सपेंस है तो उसके किसके तरह ट्रीट करेंगे बेटा? असेट के तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, अब है यहां पर शेयर इशू एक्सपेंस और रिटर्न ऑफ करना है 12 महीने के अंदर अंदर, तो इसका मतलब ये कौन सा असेट्स हो जाएगा? करंट असेट्स हो जाएगा। कौन सा असेट हो जाएगा? करंट असेट्स। इसे लिखेंगे कहां पर? इसे लिखेंगे अदर करंट असेट्स में। आ रही बात में? किस में लिखेंगे बेटा? अदर करंट असेट्स में लिखेंगे, क्योंकि असेट्स में क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें हमने आपको बता रखा है बेटा। ये किस में आता है? एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो किस में आते हैं बेटा? अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, अदर करंट असेट्स में।
अब यहां पर है बेटा शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने के बाद करना है, तो इसका हेडिंग हो जाएगा नॉन करंट असेट्स, और इधर यहां पर क्या लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है बेटा, किसमें लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स। आपको समझाना है, समझ लेना बेटा, नॉन करंट असेट्स और ये सब बेटा। नेक्स्ट है बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो बेटा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर हमने इशू किया है और उस पर हमने प्रीमियम लिया है, तो ये बेटा जब हम रिडम्पशन करेंगे तब इसका यूज किया जाता है। तब क्या यूज किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है। ये जो आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये होता है बेटा किसमें आता है, ध्यान से देखो बेटा, प्रीमियम है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आएगा बेटा, तो यहां पर आएगा बेटा नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। किसमें आएगा बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, किसमें आएगा बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किसमें आएगा बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। और ये भी किसमें आएगा बेटा, अदर, इसका सब हेडिंग क्या होगा बेटा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किसमें लिखेंगे बेटा, ये किस डिवेंचर किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो इस पे जो प्रीमियम मिला है वो कहां पर लिखेंगे बेटा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। फिर है डेबिट बैलेंस, डॉक्टर नहीं बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो याद रखना बेटा, इसे आरवी, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। और सबसे पहली बात आती है, हेडिंग की बात आती है बेटा, तो ध्यान से सुनो बेटा, जब हेडिंग की बात आई तो मैंने तीन ही बोला है कि तीन ही चीज आएगा। ये लायबिलिटी साइड आता है, किसमें आएगा बेटा, शेयर होल्डर फंड में आएगा। और यहां पर लिख दो बेटा, यहां पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। आ रही बात समझ में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी बैलेंस होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लोन फ्रॉम बैंक है बेटा, बैंक से लोन लिया है, यहां पर या तो बेटा शॉर्ट टर्म लिखा होगा या फिर लॉन्ग टर्म लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, और हमने लोन बैंक से लिया है तो कैश लिया होगा, तो कैश लिया होगा। सबसे पहली बात, इसको क्या मानते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म मानते हैं, तो इसका नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा हेडिंग। और सब हेडिंग क्या हो जाएगा बेटा, इसका सब हेडिंग हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और बोरोइंग क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये हमने इसका वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पब्लिक डिपॉजिट ही भी एक जैसा ही है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, यानी कि पब्लिक के द्वारा दिया गया पैसा है, और पब्लिक का पैसा जो है जैसे कि डिवेंचर वगैरह होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। क्योंकि हमने पब्लिक डिप से पैसा लिया है तो इसका भी सब हेडिंग क्या हो जाएगा बेटा, किसमें लिखा जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है बेटा, फिर है लोन रीपेबल ऑन डिमांड्स, यानी कि ऐसा लोन जिसको जो कभी भी अगर कोई डिमांड करता है तो उसे पे करना पड़ता है, यानी कि कभी भी मांग सकता है बेटा, इसका रिपेबल कभी भी किया जा सकता है। तो बेटा अगर कभी भी किया जा सकता है तो ध्यान से देखो बेटा, इसे करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा, करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। और इसका सब हेडिंग क्या होगा बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आ रही बात समझी, क्योंकि लोन लिया है तो बोरोइंग तो होगा ही, लेकिन इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी मांग सकता है पैसा, भाई साहब पैसे निकालो डिमांड पे, रिपेबल ऑन डिमांड कभी भी मांग सकता है, तो बेटा क्या कर सकते हैं अपन, करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। और यहां पर ठीक है। फिर है बेटा शेयर इन एसबीआई, अगर आपने शेयर खरीद रखा है एसबीआई में, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसबीआई का शेयर खरीद रखा है। शेयर तो बेटा ध्यान सुनो बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और आपने खरीद रखा है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये तो असेट होगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो ये आ जाएगा बेटा नॉन करंट असेट्स के नाम से आएगा बेटा, इसका हेडिंग क्या होगा बेटा, नॉन करंट असेट्स। और इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें क्या आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा, किसके नाम से आएगा बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है। फिर है बेटा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का तो पता है कि मुझे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है। असेट, एक्रूड का मतलब, एक्रूड और एनर्ड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्रूड का मतलब एनर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इनकम जो अगले साल से रिलेटेड है, वो आपको पहले ही मिल गया है।
लेकिन एक्रूड का मतलब होता है एक ऐसा इनकम जो इस साल से रिलेटेड है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो इसका मतलब इस साल से रिलेटेड है तो करंट असेट्स हो जाएगा बेटा, और वो अभी तक मिला नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह जो है अदर करंट असेट्स में आता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान से सुनो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट दो जगह ट्रीट किया जाता है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट या तो आप बेटा ध्यान से सुनो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख दो, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर यहां पे देखो कहां से लिखा बेटा, मैंने इधर कहीं लिखा है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट? नहीं लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर समझा देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख दो, या फिर ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप, मैं यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, इसको गोला लगा देता हूं है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। नो यहां पर ज्यादा हो गया, ये रहो बेटा, या तो ये करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है, और करके बता देता हूं या बेटा, या फिर ध्यान सुनो बेटा, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से क्या किया जाता है बेटा, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। आ रही बात समझिए, ये चीजें ध्यान से रखना बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे करते हैं बेटा, या तो करंट लायबिलिटी मान के क्या करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख दो बेटा, या फिर करंट असेट्स मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबट्रैक्ट कर दो बेटा। ठीक है। फिर है बेटा डेफर्ड टैक्स। क्या है बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और दूसरा क्या है बेटा, डेफर्ड टैक्स असेट्स। ये दोनों हम सबसे लास्ट में समझेंगे, ये दोनों हम बेटा कहां पे समझेंगे, सबसे लास्ट में समझेंगे। डेफर्ड टैक्स यानी कि टैक्स जो है बेटा, वैसे मैं आपको समझा। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये क्या होता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और इसे किस में लिखा जाता है बेटा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। आ रही बात समझिए। कंप्यूटर बेटा आप लोग जानते हो, कंप्यूटर नॉन करंट असेट्स होता है बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नॉन करंट असेट्स होता है, बिल्डिंग भी नॉन करंट असेट्स होता है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी नॉन करंट असेट्स होता है। लिखते कहां पर है बेटा, ये कंप्यूटर को बेटा फिक्स्ड असेट में लिखा जाता है, डैश लगा के टेंजिबल असेट्स लिखना है बेटा। आ रही बात समझ में, ये इसका फंडा है बेटा, क्योंकि इसमें दो चीज लिखना पड़ेगा, डैश लगा फिक्स्ड असेट तो होता है, लेकिन उसका सब हेडिंग क्या होता है, टेंजिबल असेट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो क्या है बेटा, फिक्स्ड असेट्स है, और उसे इंटेंजिबल असेट्स में लिखा जाता है। बिल्डिंग वो भी फिक्स्ड असेट है, टेंजिबल असेट्स में लिखा जाता है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन किस में लिखा जाता है बेटा, अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा। ध्यान सुनो बेटा, इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन। बेटा सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो कोई मतलब नहीं है, बात एक ही है। सिक्योर्ड और सिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी जो है वो असेट पर देखा जाता है। जैसे कि एक लोन है और आपने लोन लेना चाहते हो, अगर आपने उस पर सिक्योर्ड लोन ले रखा है, यानी कि कोई ना कोई असेट आपने गिरवी रख रखी है, तो उसे सिक्योर्ड कहा जाता है। अगर आपने नहीं रख रखा है तो अनसिक्योर्ड कहा जाता है। इसको इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर ड्यू है तो दे दो, नहीं है तो नहीं दो। तो इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है तो करंट लायबिलिटी में आपको देना पड़ेगा बेटा, और एक साल के अंदर अंदर ही देना पड़ेगा। और आगे बात समझिए, अच्छा, तो इसलिए अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। मॉर्गेज लोन एक ऐसा लोन है जो क्या बेटा, जिसके लिए आपको एक कोई ना कोई असेट्स क्या रखना पड़ता है बेटा, गिरवी के रूप में रखना पड़ता है, उसे मॉर्गेज लोन कहते हैं। ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, और क्योंकि आपने लोन ले रखा है, पैसे ले रखा है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बेटा नॉन करंट असेट्स में और अदर करंट असेट्स में लिखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो आप सिक्योरिटी देते हो कि या फिर किसी ट्रस्ट को जो सिक्योरिटी देते हो वो एक साल से अधिक के लिए ही होता है, क्योंकि उसको आपको लंबे समय के लिए सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हो वो जो आप क्या कर रजिस्ट्री की फीस देते हो, गवर्नमेंट को देते हो, वो एज ए सिक्योरिटी ही तो है बेटा। वो सब जो देते हो वो अदर नॉन करंट असेट्स में लिखा जाता है। आ रही बात समझ। फिर आपके पास जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, क्या कहते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सारे के सारे रिजर्व जो है शेयर होल्डर फंड में लिखा जाता है। किसको सब हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। फिर आपके पास है बेटा बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, किसमें बेटा, करंट असेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखा जाता है। आ रही बात से हेडिंग सब हेडिंग याद रखना बेटा, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आपको लिखना है। सैलरी एंड वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा।
सब हेडिंग इसकी क्या होगी, अदर करंट लायबिलिटी। एक्सेप्टेंस यानी कि बीपी जो है, बीपी क्या होता है बेटा आपके पास, सॉरी एक छूट गया, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल किस में लिखा जाता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में लिखा जाता है। और शेयर इसकी सब हेडिंग क्या होती है बेटा, शेयर कैपिटल। एक्चुअली इसको जो है वर्किंग नोट में लिखा जाता है। अगर पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल ये सब दे रखा है तो बेटा हम इसे किस में लिखते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं। पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल ये सब किस में लिखा जाता है बेटा, कैशियर कैपिटल में लिखा जाता है। अदरवाइज किस में लिखते हैं बेटा, इसको वर्किंग नोट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बेटा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब क्या होते हैं बेटा, नॉन करंट असेट्स होता है। फिक्स्ड असेट में लिखा जाता है और इंटेंजिबल असेट्स में लिखा जाता है बेटा, ठीक है। क्लेम्ड, ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपके पास क्या था, कंप्यूटर था, कंप्यूटर टेंजिबल असेट्स में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट्स में आ जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी आप देख छू नहीं सकते हो बेटा। अनक्लेम्ड डिविडेंड या फिर अनपेड डिविडेंड, एक ऐसा डिविडेंड जो क्लेम नहीं किया गया लेकिन डिविडेंड है तो उसे करंट लायबिलिटी में मान के अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। तुरंत आपको एक साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स हमेशा ये बेटा करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। किसमें बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में लिखा जाता है। आ रही बात समझ में। और प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड जो है वो किसमें लिखा जाता है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखा जाता है। क्लियर। लूज टूल्स करंट एसेट्स होता है, उसे इन्वेंट्रीज में लिखा जाता है बेटा। सब हेडिंग इसकी क्या है, इन्वेंट्री है। सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है बेटा। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो है ये शेयर होल्डर फंड में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसे क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, ऐड कर दिया जाता है। या फिर इसे कंटीजेंट लायबिलिटी मान के इसे वर्किंग नोट के सॉरी बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है। ठीक है बेटा। फिर है बेटा आपके पास सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड शेयर होल्डर फंड में आता है और किसमें लिखा जाता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं इसको। ठीक है बेटा, प्लस किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस ये बेटा इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वर्क इन यानी कि गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस बेटा, वो वाली बात वर्क इन प्रोग्रेस है। आ रही बात समझे। वो किसमें लिखा जाता है, करंट एसेट्स में लिखा जाता है। किसमें, क्योंकि ये इन्वेंट्री है, गुड्स से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री में लिखा जाता है बेटा। क्योंकि गुड्स तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है बेटा रॉ मटेरियल, और एक होता है फिनिश्ड गुड बेटा, और एक होता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस बेटा। ठीक है। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड, हाँ प्रपोज तो आप वाकिफ हो गए बेटा, प्रपोज वर्ड से है ना, सब वाकिफ हो। प्रपोज, हाँ वही वाला प्रपोज बेटा, लेकिन उसका मतलब भी क्या है बेटा, ऑफर करना। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ ऑफर किया है, दिया नहीं है, तो एक साल के अंदर अंदर देना पड़ता है, तो करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है बेटा, प्रपोज प्रोविजन बेटा, है ना, याद करना आसान होगा। डिवेंचर बेटा मैंने कहां पे बताया था आपको बेटा, मैंने पब्लिक डिपॉजिट में बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है बेटा। ठीक है। मैच्योर डिवेंचर जो होता है बेटा वो किसमें लिखा जाता है, करंट लायबिलिटी में। एक ऐसा डिवेंचर जो मैच्योर हो चुका है, इसका एक साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए उसे करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है और अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। ठीक है। ये मत वहां पे बोरोइंग के बच्चे लिख देते हैं, वो नहीं लिखना बेटा, अदर करंट लायबिलिटी में ही लिखना है बेटा। फिर है बेटा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर बेटा, ये शेयर होल्डर फंड में आता है, शॉर्ट किसमें आता है बेटा, शेयर कैपिटल में आता है। क्लियर। फिर है बेटा प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो है बेटा वो किसमें आता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है और किसमें, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। ठीक है। ये तो आप लोग को पता चल गया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ साथ दबा दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आगे को भी बेनिफिट मिल सके।